दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और नूरजहां में से कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव किसने रखी थी? तो उत्तर है जहांगीर ने। दोस्तों जहांगीर को स्थापत्य कला के स्थान पर चित्रकला और बगीचे लगाने का शौक था और जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है कहाँ पर? तो उत्तर है लाहौर में। आप जान लीजिए कि शाहदरा का मुगल गार्डन लाहौर यानी पाकिस्तान में है और शाहदरा जो कि लाहौर में है, ये काबुल और कश्मीर की ओर से आने वाले रास्ते का मुख्य प्रवेश बिंदु रहा है। शाहदरा रावी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और शाहदरा का पहली बार नाम अबुल फजल के अकबरनामा में 1589 में अकबर के कश्मीर यात्रा के दौरान प्रकाश में आया और बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा ने 1527 में यहाँ एक इमारत उद्यान के बीचों बीच बनवाया और ये लाहौर का सबसे पुराना मुगल उद्यान था। इसके अलावा दोस्तों शाहदरा में कामरान मिर्जा के बगीचे के अलावा नूरजहां ने एक शानदार दिलकुशा बगीचा बनवाया और मुगल सम्राट जहांगीर, आसफ खान, नूरजहां की कब्रें भी दिलकुशा के बगीचे में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये वक्तव्य किसने दिया है? तो उत्तर है राल्फ फिच ने। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राल्फ फिच ने कहा है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े शहर हैं। दोस्तों आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक अकबर द ग्रेट के अनुसार ब्रिटिश व्यापारी राल्फ फिच ने कहा था कि आगरा एंड फतेहपुर सीकरी आर टू वेरी ग्रेटर सिटीज, आइदर ऑफ देम मच ग्रेटर देन लंदन एंड वेरी पॉपुलस। तो आप जान लीजिए राल्फ फिच ने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पित्रा-दुरा का प्रयोग हुआ है किसमें? तो सही उत्तर है पहली बार दोस्तों पित्रा-दुरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए एतमादुद्दौला के मकबरे में मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पित्रा-दुरा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर और पानीपत में से जोधाबाई महल कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल स्थित है। अकबरकालीन निर्मित जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है और इस पर उत्कीर्ण अलंकरणों की प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला से लिया गया है। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों एक तुर्की सुल्ताना का महल था, वो इतना सुंदर था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है और संगमरमर से निर्मित जामी मस्जिद को फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रोमानी कथा के रूप में प्रशंसित किया था और फर्ग्यूसन ने ठीक ही कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर का गौरव कहा जाता है किसे? तो उत्तर है संगमरमर द्वारा निर्मित जामी मस्जिद को फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है, ये कथन किसका है? तो ये फर्ग्यूसन का कथन है। दोस्तों फर्ग्यूसन ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ पर स्थित है?
तो उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों अकबर कालीन निर्मित फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम महल, तुर्की सुल्ताना का महल, बीरबल महल आदि हैं। और तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां में से मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसने किया था? तो उत्तर है हुमायूं ने। दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अपने फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन के काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थीं, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी और इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू है, ये कथन हुमायूं के मकबरे के बारे में किसने कहा है? तो उत्तर है डॉक्टर कानूनगो ने। आप जान लीजिए दोस्तों कि हुमायूं का मकबरा जो है ये मुगल काल और अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत है। इसका निर्माण हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने अपनी देखरेख में करवाया था। ये मकबरा भारतीय रूप से ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है और दोहरे गुंबद वाला ये मुगल काल का पहला उदाहरण है। और डॉक्टर कानूनगो के अनुसार ये बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अकबर के द्वारा। दोस्तों अकबर ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी थी। आप जान लीजिए कि तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी थी और उसके द्वारा सृजित रागों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हरा प्रमुख हैं। और तानसेन ने रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। दोस्तों अपने अंतिम समय में तानसेन ने ग्वालियर के प्रमुख सूफी संत मोहम्मद गौस की शिष्यता ग्रहण की थी और मोहम्मद गौस से ही उसने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। और आप जान लीजिए तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। तानसेन ने शिष्यता ग्रहण की थी सूफी संत मोहम्मद गौस की शिष्यता तानसेन ने ग्रहण की थी और उन्हीं से उन्होंने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ, ये कथन अबुल फजल ने कहा था किसके बारे में? तो उत्तर है तानसेन के बारे में। दोस्तों अबुल फजल ने संगीतज्ञ तानसेन के बारे में कहा है कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर के द्वारा उसे कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी गई थी और तानसेन सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस के अनुयायी थे और ईरानी संगीत की शिक्षा इन्होंने मोहम्मद गौस से ली थी। वृंदावन के संत हरिदास तानसेन के मुख्य संगीत गुरु थे और 1563 में अकबर ने तानसेन को रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से लाने के लिए जलालुद्दीन कुर्ची को भेजा था। मियाँ तोड़ी राग का आविष्कार तानसेन ने किया था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि मियाँ तोड़ी राग का आविष्कार किसने किया था? तो तानसेन ने। और अगला प्रश्न है, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और दिल्ली का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था? तो उत्तर है दिल्ली किला। दोस्तों अकबर ने आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किलों का निर्माण कराया था, लेकिन दिल्ली के किले का निर्माण अकबर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा में स्थित है। अकबर के मकबरे में कितने मंजिल हैं? तो अकबर के मकबरे में कुल 5 मंजिलें हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? याद रखिएगा। तो उत्तर है एतमादुद्दौला का मकबरा
नूरजहां ने बनवाया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये आप जान लीजिए कि एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। इसका मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। इस मकबरे का अपना विशिष्ट स्थान है और ये पहला स्थापत्य कला का नमूना है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाया गया। इसमें गुदाई और संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट के लिए पहली बार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा किसके समय काल में बनवाया गया था? तो उत्तर है जहांगीर के समय में दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की वह इमारत जिससे उत्प्रेरित होकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो ये ताजमहल के बारे में कहा गया था। दोस्तों आप जान लीजिए कि ताजमहल के संबंध में कहा गया है कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलन करना है। सासाराम में मकबरा किसका है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने और चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन पर्सी ब्राउन का है। दोस्तों पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को कहा है कि भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों स्मिथ ने मुगल कालीन वास्तुकला को कला की रानी कहा है और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी भी कहा जाता है। आप जान लीजिए कि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है स्मारक और उनके निर्माताओं का। तो जान लीजिए दिल्ली के अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां के द्वारा और एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था जो कि आगरा में है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं मुगल कालीन कला के संदर्भ में। प्रश्न है दोस्तों, अकबर के दरबार में दसवंत, मीर सैयद अली, सरवन और बसावन जैसे चित्रकारों में से कहार का पुत्र कौन था? तो उत्तर है दसवंत। दोस्तों दसवंत जो था ये कहार का पुत्र था जो कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने दोखज ए पुर नेमत का नाम दिया था किसको? तो उत्तर है दोस्तों मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने दोखज ए पुर नेमत का नाम बंगाल क्षेत्र को दिया था। अगला प्रश्न है, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की शैली के रूप में पहचाना जाता है किसको? तो उत्तर है बीदर शैली को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वह ऐतिहासिक स्थल जहां पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी में कई महल स्थित हैं। इसमें इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह शहर जिसे जहांगीर ने गर्दाबाद यानी धूल गर्द वाला शहर और जहन्नुमाबाद यानी नारकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था? तो उत्तर है अहमदाबाद को। आप जान लीजिए दोस्तों अहमदाबाद को जहांगीर ने गर्दाबाद और जहन्नुमाबाद बताकर तिरस्कृत किया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा और पुराना किला में से इमारत प्रेरणा में ईरानी और भारतीय यानी ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय कौन सी है? तो दोस्तों प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय हुमायूं का मकबरा है। आप जान लीजिए कि हुमायूं का मकबरा बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है और इसमें दोहरे गुंबद का
प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और अकबर के शासनकाल में बनी हुई पहली इमारत थी हुमायूं का मकबरा। ये मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अगला प्रश्न है, पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है महामनगा ने। और दोस्तों देखिए, बूंदी, गुलेर, किशनगढ़ और कोटा में से चित्रकला की वह शैली जिसे निहाल चंद ने समृद्ध किया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उत्तर है किशनगढ़ शैली को। दोस्तों, राजस्थान की किशनगढ़ शैली चित्रकला शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है और इस शैली पर मुगल कला का भी प्रभाव पड़ा था। इस शैली के चित्रों में भावाभिव्यक्ति की गहराई अद्भुत है और इसके प्रमुख कलाकारों में अमीर चंद, छोटू, भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। ये शैली पहले दरबार तक सीमित रही, फिर भी अनेक विषयों का चित्रण हुआ। इसमें राधा कृष्ण की प्रणय लीला, नायिका भेद, गीत गोविंद, भागवत पुराण और बिहारी चंद्रिका इत्यादि का चित्रांकन किया गया है। तो उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि बूंदी, गुलेर, किशनगढ़ और कोटा में से किशनगढ़ शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी किस भाषा में लिखा था? तो उत्तर है तुझके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था किसके समय काल में? तो उत्तर है जहांगीर के काल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर जहांगीर के काल में पहुंचा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी कला उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ये कथन है। कारण है कि वह वास्तुकलात्मक अलंकरण का विरोधी था। तो दोस्तों, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में आप जानते हैं कि चित्रकला उत्कृष्टता की पराकाष्ठा तक पहुंची थी, ये सही है, लेकिन वह वास्तुकलात्मक अलंकरण का विरोधी था, ये गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मारकों का ऐतिहासिक कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले बेगम शाही मस्जिद लाहौर का है, चश्मा ए नूर अजमेर, उसके बाद एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में और सबसे लास्ट में है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण करवाया था जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है जहां आरा बेगम ने। दोस्तों, जहां आरा बेगम ने शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण करवाया जिसे धनी व्यापारियों के सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में क्या अर्थ है? तो उत्तर है किसी भी आकार और योजना की स्तरीय स्तंभी रचना को ईवान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान खाना ने वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसके? तो सही उत्तर है बुरहानपुर के वास्तुकला में अब्दुल रहीम खान खाना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है। इसमें देखिए स्मारक और उनके स्थानों का। रबिया दुर्रानी का मकबरा ये औरंगाबाद में है जिसको ताजमहल का एक दूसरा नमूना कहा जाता है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में और फतेहपुरी बेगम का मकबरा आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। कारण है कि वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। तो दोस्तों, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, कथन सही है, लेकिन कारण कि वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था, ये गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अबुल हसन, विशनदास, उस्ताद मंसूर और मनोहर में से जिन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर के बारे में
दोस्तों जहांगीर की मान्यता थी कि अपने अपने क्षेत्रों में उनका कोई प्रतिस्पर्धी या उनका कोई मुकाबले में नहीं था। अगला प्रश्न है मुगल पेंटिंग की विशेषता क्या रही? तो उत्तर है आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का संयोजन, रूप चित्र और लघु चित्र, दरबारी और अभिजात वर्ग जो है ये मुगल चित्रकारी की विशेषता रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों ताजमहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो आप जान लीजिए दोस्तों। देखिए ताजमहल के निर्माण में जो संगमरमर पत्थर वो मकराना से लाए गए थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जान लीजिए कि ताजमहल का निर्माण जो है काफ़ी एक लंबे समय में हुआ था। ताजमहल का निर्माण कहा जाता है कि 22 वर्षों तक लगातार कार्य चला था और इसमें जो संगमरमर प्रयुक्त किया गया है वो मकराना से मंगाए गए थे। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो सम्राट शाहजहां ने। और यहाँ पर देखिए इमारतों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था, उसके बाद एतमादुद्दौला का मकबरा, फिर आसफ खां का मकबरा और सबसे लास्ट में ताजमहल। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इन इमारतों का सही क्रम। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, फिर एतमादुद्दौला का मकबरा, उसके बाद आसफ खां का मकबरा और फिर ताजमहल का निर्माण, ये इन इमारतों का सही क्रम है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि धरातली सजावट में पित्रादुरा का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किस इमारत में किया गया? तो ये था एतमादुद्दौला का मकबरा। दोस्तों एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य जहांगीर के शासनकाल में करवाया था और ये पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई हुई है और इसमें गुदाई और संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट के लिए पहली बार किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अगले भाग में हम मुगल कालीन साहित्यिक रचनाओं यानी मुगल काल की साहित्यिक कृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।